नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत कुमार। तो प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुपर 40 क्लास का तृतीय पार्ट लेके आप लोगों के सामने आ चुके हैं हम। तो आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और लग जाइए सीटेट वीटेट की तैयारी में। और जो भाई बहन शिक्षक शिक्षिका बनने का सपना देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए, ये मेरा चैनल आप लोग देख रहे होंगे और यूट्यूब चैनल पे आप सर्च मार सकते हैं। ये सिंबल आपको मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो मैंने डाला है उसको ज़रूर देखिएगा और देख के हमको कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत क्वेश्चन बीच बीच में पूछा भी है, जो आप लोग उसका उत्तर देते ही रहेंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए होंगे कि घटपर्णी पौधा, घटपर्णी पौधा किस राज्य में मिलते हैं। दोस्तों, ये घटकर्णी पौधा है, मैं पौधा लगाना भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ नाम जान लीजिए आप लोग। घटकर्णी पौधा जो है किस राज्य में मिलते हैं, मेघालय राज्य में मिलते हैं दोस्तों। कौन सा गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है दोस्तों। यहाँ पे ईवीएस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, मनोविज्ञान का क्वेश्चन मिलेंगे, संस्कृत का क्वेश्चन डालेंगे, हिंदी का डालेंगे, हिस्ट्री का डालेंगे, ज्योग्राफी डालेंगे, नहीं सब क्वेश्चन आपके बीच, जीके जीएस डालेंगे, हर चीज़ आपके बीच हम लाते ही रहेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म कर रखने में हमारी मदद करती है। तो कौन सी गैस है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जीवाश्म नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों। आप लोग देख भी लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन कोई हार्ड तो नहीं है, सिर्फ आपको एक नियत दोहराना है। आरटीआई आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने होंगे। एक सप्ताह में कितने घंटे वो कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों 45 घंटे हर शिक्षक को एक सप्ताह में कार्य करना अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कि हमको नहीं लगता इतना तो कार्य करते होंगे टीचर, क्योंकि 2 क्लास लेने के बाद टीचर क्या करते हैं, अपने आके टेबल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, इस प्रकार जिस प्रकार एक राजा बैठ जाते हैं अपने सिंहासन पे। तो दोस्तों आप समझ ही होंगे 45 घंटे कम से कम, अगर 6 सप्ताह में 6 दिन स्कूल होती है, 6-6 घंटे करके 6 छाके 36। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि साढ़े 7 घंटा कोई भी टीचर कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो चलिए, ये बात तो उसकी है, तो छोड़िए इस बात को, हम आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ याद कर लीजिए, अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने दिया। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, टॉलमैन साहब ने दिया। टॉलमैन साहब बोले, आप देख रहे होंगे, इसको इस तरह याद कीजिए, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह क्या होता है, आप देखिए टोल टैक्स समझते हैं दोस्तों, जब आप गाड़ी लेके कहीं जाते हैं तो एक टोल टैक्स होता है, यहाँ पे एक बॉर्डर होता है कि आप बंगाल से बिहार में घुस रहे हैं तो वहाँ पे एक टोल टैक्स होगा। तो आप समझ लीजिए कि चिन्ह यानी बॉर्डर पे चिन्ह क्या होगा, एक बॉर्डर हो गया, और चिन्ह पे क्या देते हैं हम, टोल टैक्स देते हैं। तो टोल टैक्स देते हैं तो यानी चिन्ह अधिगम सिद्धांत का किसने दिया था, टोल टैक्स महोदय दिए थे, सॉरी टोलमैन साहब दिए थे। तो आप ये बात देख लीजिएगा, टोलमैन साहब क्या किए थे, चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिए थे। स्थानापन्न सिद्धांत किसने दिया, स्थानापन्न सिद्धांत दिया गुथरी साहब ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, अनुक्रम द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया। अनुक्रम द्वारा अधिगम सिद्धांत दिए थे हमारे हेगर्टी साहब। हेगर्टी साहब जो थे, ये अनुक्रम द्वारा अधिगम सिद्धांत दिए। जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया, जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया, एरिक्सन महोदय ने दिया था। बुद्धि का द्विखंड एवं त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का द्विखंड एवं त्रिखंड सिद्धांत दिए थे हमारे स्पीयरमैन महोदय दोस्तों। और बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत या एक खंडीय सिद्धांत किसने दिया, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम आपको खुद बता देते हैं। इसका दिया था बीने साहब ने बुद्धि का। और बुद्धि का प्रतिपादन सबसे पहले प्रयोग किया था, बुद्धि का मापन का, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया था हमारे बीने साहब, और द्विखंडीय त्रिखंडीय सिद्धांत दिए थे स्पीयरमैन साहब। तो बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था स्टर्न एवं जॉनसन साहब। बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिए थे कौन, स्टर्न एवं जॉनसन साहब। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र प्रथम किसने दिए, बुद्धि लब्धि दोस्तों वही बुद्धि लब्धि जिसमें आप बुद्धि लब्धि निकालते हैं, वास्तविक बुद्धि बटे मानसिक बुद्धि इंटू 100, वास्तविक बुद्धि बटे मानसिक बुद्धि इंटू 100। दोस्तों देख लीजिएगा, हमको कंफ्यूजन हो रहा है फॉर्मूला में, यही होना चाहिए, ठीक है।
तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था विलियम स्टर्न महोदय ने। किसने कहा था? इसने कहा था कि दो बालक एक समान योग्यता के नहीं होते। दो बालक एक समान योग्यता के नहीं होते। किसने कहा था? ये कहा थे हमारे, एक सेकंड दोस्तों, आप लाइन पढ़िएगा। दोस्तों बुद्धि का जो है, बुद्धि लब्धि को मापना जो है दोस्तों, ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होगा दोस्तों, इंटू 100 होगा। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मन को ऊपर लीजिएगा, वास्तविक को नीचे ले लीजिएगा, तो मानसिक को ऊपर और वास्तविक को नीचे, इंटू 100 कर। दोस्तों मैंने आपको गलत बोल दिया था, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होगा। दोस्तों मैं कंफ्यूजन में था, इसलिए मैंने देख लिया, तो मैं भी आपको बराबर बोलता हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन उसको तुरंत सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि जो बात बीत जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं, भुला देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वास्तविक आयु बटे, सॉरी दोस्तों, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये बुद्धि लब्धि सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो किसने कहा था दो बालक एक समान नहीं योग्यता के नहीं होते? हरलॉक साहब बोले थे। आगे बढ़िए दोस्तों। किशोरावस्था यौवनावस्था तथा वयस्कता के मध्य संचरण का काल है। किसने कहा था? किशोरावस्था, यौवनावस्था एवं वयस्कता। यौवनावस्था समझ लेते हैं दोस्तों, यौवन की अवस्था, वयस्कता यानी जवानी के मध्य का संचरण काल है। किसने कहा? कप्पू स्वामी महोदय हमारे बोले थे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर साहब ने कहे थे। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। किसने कहा? निरंतर अभ्यास से क्या होता है? अधिगम होता है। किसने कहा? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप किसी चीज को अभ्यास करते रहें, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे शील पर परत निशान। तो आप समझ लेते हैं दोस्तों, एक रस्सी जो होती है वो सिल यानी शिला, पत्थर पे चलते वक्त उस पर निशान हो जाती है। तो ये कहता है निरंतर अभ्यास से क्या होता है? अधिगम होता है। आप कुछ भी सीख जाते हैं अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। तो ये कहते हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानस शास्त्र एक क्या है? मानस शास्त्र क्या है? एक व्यवहार का विज्ञान है। महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति क्या थी? महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद गठित की जाने वाली पहली समिति क्या थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति। ये याद कर ले दोस्तों, ये एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आपके सामने आ गया आपका क्विज। स्टार क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? मैं सारे दोस्तों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नहीं तो हमारे ये मूर्ति जी जो हैं, मूर्ति जी स्माइल कर रहे हैं कि देखते हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। ये आप हम ही को समझ लीजिए, हम देख रहे हैं, ये आप नहीं बल्कि हम ही हैं जो देख रहे हैं कि आप लोग आंसर किस में कर रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन, ए पेस्टोलॉजी है, 2 वाटसन है, सी स्टेनोलॉजी है, स्टेनले हॉल है, और डी जेम्स सल्ली है। तो आप किस मनोवैज्ञानिक ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? इसका क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नहीं तो ये हमारे भगवान जी जो बैठे हुए हैं ये देख रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक पाउलो फायर जी। पाउलो फायर जी जो है ऑप्रेस्ड पुस्तक के लेखक हैं, पाब्लो फायर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत प्राकृतिकवादी था? आधुनिक भारतीय शिक्षाविदों में से कौन बहुत अधिक प्रकृतिवादी था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो प्राकृतिकवादी थे, हमारे आधुनिक भारतीय शिक्षाविद। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? शिक्षा जो क्या है, सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। 8वें। तो दोस्तों ये बात सही है, अगर आप शिक्षित हैं समाज में आप
उसको क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे, जहाँ गलत है उसको आप सही करेंगे। आज सिंपल वे में हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारी शिक्षा के कारण एक समय थी सती प्रथा, एक समय था पर्दा प्रथा, तो क्या आज आप देख रहे हैं कि सती प्रथा हो रही है? नहीं। क्यों? एक था जो सती प्रथा होते हुए जिसका भी पत्नी विधवा हो जाती थी, उसको पति के साथ में, अगर उसका पति मर गया, पति के साथ में उसको जला दिया जाता था। ये क्या गलत था ना? किसी को ज़िंदगी जीने का अधिकार था, आप उसको जीते जी मार रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। तो किसने कहा था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? ओटबे साहब। और जैसे-जैसे इंसान शिक्षित हुए, उसी प्रकार क्या हुए? विधवा पुनर्विवाह हुए। ये सब क्या हुए? एक शिक्षित व्यक्ति ही किए, ना कि कोई मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति को अभी भी आप कहीं जुलूस में आप निकाल दो, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और देखो उसमें पढ़े लिखे इंसान बहुत कम जाते हैं, और जो मूर्ख रहते हैं जिसको शास्त्र के बारे में ज्ञान भी नहीं होती है, वो जाके बोलेंगे हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे है, सिख खतरे में है, ईसाई खतरे में है। ये क्या है? ये उसमें शिक्षा की कमी है। इसलिए अगर शिक्षित बनना है तो क्या, सबसे पहले धर्म को हटाना पड़ेगा। हम लोग बस एक ही धर्म है हमारे, मानव धर्म। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। तो शिक्षा में मानव संबंधित दृष्टिकोण को पक्ष पोषित किया किसने? शिक्षा में मानव संबंधित दृष्टिकोण को पक्ष पोषित किसने किया? एंटन मायो साहब ने किया। छह ब्रोकेन छह ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक किसने लिखा? छह ब्रोकेन द होता दोस्तों, द ब्रोकेन विंग्स ऑफ पुस्तक के लेखक सरोजिनी नायडू है। द ब्रोकेन विंग्स होगा दोस्तों, यहाँ छह हो गया है, ठीक है, हिंदी टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो आप लोग देख लीजिएगा। द ब्रोकेन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू जी हैं। मानव अधिकार दिवस के रूप में कब मनाया था? 10 दिसंबर को। मानव अधिकार, हमारा मानव अधिकार जो है कब लेना चाहते हैं हम? 10 दिसंबर को मनाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में किया गया है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी होती है? वृद्धावस्था में कैल्शियम कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? ये कहा था हम कोई भी काम क्या करते हैं? करके सीखते हैं। क्या होता है? ये क्या कहा, कौन कहे थे? सिम्पसन साहब। सिम्पसन बोले कि हम कोई भी काम क्या करते हैं? करके सीखते हैं। आपको याद होगा जब आप पहली बार स्कूल गए हैं तो क्या करते थे? आपको टीचर लिख दिए होंगे और उसको आपको क्या बोलते होंगे? इस पे हाथ घुमाओ, लड्डू बना बना के मिटाओ और बनेगा। तो क्या आप करे किए तब ना सीखे? अगर नहीं करते तो क्या सीखते? यही चीज सिम्पसन साहब बोल रहे हैं कि कोई भी काम क्या करते हैं? हम करके सीखते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, थ्योरिकल हम नहीं सीख सकते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को प्रतिपादित किसने किया? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रदाय को किसने प्रस्तावित किया? हल साहब बोलते हैं कोई भी समस्या हो तो उसका क्या होता है? हल निकलना चाहिए। समस्या अगर समाधान करना है तो हल साहब से मिलना पड़ेगा आपको, क्योंकि हल किसके पास होता है? किसान के पास। तो समस्या समाधान के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? हल चलाने वाले के पास, यानी हमारे एससीएल हल के पास जाना पड़ेगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर साहब हैं। तो दोस्तों द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर साहब। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो काफ़ी या फिर मेरी वॉइस से ज़्यादा फास्ट में पढ़ रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं स्लो पढ़ूँ या जिससे पढ़ूँ वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ मैं पढ़ता हूँ अपने लिए, आप भी पढ़िए अपने लिए। ठीक है, अगर मेरी बुराई है उसको छोड़ दीजिए, अच्छाई जो भी है वो एक्सेप्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैं आपको हमेशा मोटिवेशन देना चाहूँगा, हर माँ का, मेरी भी माँ सपना देख रही है मेरा बेटा जॉब में जाए, एक सरकारी जॉब हो। और भी बहुत बात सोचती है जो मैं आपको बोल नहीं सकता। बहुत बार तो ऐसी ही बात है, माँ तो सोचती है बहुत बहुत, लेकिन अपना मेहनत अपने हाथ। और आज के सरकार के बारे में आप जान भी रहे हैं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। आज के सरकार के बारे में ऐसी है कि आप एक फॉर्म भरते हो तो कम से कम 1000 रुपया कम से कम खर्चा होता है। इसलिए दोस्तों आप समझ रहे हैं आज के समय में जॉब मिलना और भगवान से मिलने के बराबर कर दिया गया है, जो कि एक नौकर बनने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। चाहे सरकार का हो, किसी फैक्ट्री का हो, किसी कारखाने का हो, एक नौकर बनने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना मेहनत कर रहे हैं। राजा बनने के लिए कोई नहीं कर रहा है। राजा बनने के लिए सिर्फ एक ही कर रहा है, जो बिजनेस में है। क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बोल चुका था, बिजनेस में वो मज़ा है जो जॉब में नहीं है। दोस्तों
तो आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर साहब। जो संबंध स्किनर का चूहों से था, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है मिला हुआ। चूहों पे प्रयोग किसने किया था? स्किनर साहब ने। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्लियों पे। तो कोहलर ने किस पे किया था? तो चिंपांजियों पे। तो दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हमें आपका क्वेश्चन करेगा, प्रश्न उत्तर करेगा इंतजार दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? भाग 9 में है दोस्तों। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आशुबोल साहब। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आशुबोल साहब दिए कि आप आंसू से मत बोल, शब्द से बोल। आंसू मत निकाल, शब्द से बोल। जो बोलना है बोलो। कोई अगर कोई बात पूछ रहा है तो उसका जवाब दो। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत लो, शब्द से जवाब दो। वो कौन कहे? आशुबोल साहब बोले। अधिगम सोपान की सिद्धांत किसने दिया? अधिगम सोपान की सिद्धांत दिए थे हमारे रॉबर्ट गेने साहब। रॉबर्ट गेने साहब ने कहा कि अधिगम सोपान की सिद्धांत हम दे रहे हैं। रॉबर्ट गेने साहब क्या बोले? अधिगम सोपान की सिद्धांत हम दे रहे हैं, तुम सीखोगे, सोपान बनाओ। ठीक है। तो अधिगम सोपान किसने दिया? रॉबर्ट गेने साहब ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। ये तो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुकी है। इसका है कोहलर साहब। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? कोहलर साहब ने दिए। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा था? ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखा था? एडोलसेंस ने। किशोरावस्था क्या कहते हैं? किशोरावस्था हमारे जीवन का क्या है? आंधी तूफान की अवस्था है, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। और किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, किसने कहा था? किल पैट्रिक साहब ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोसामाजिक। सामाजिक का अगर विकास करना है, मन से अगर समाज का विकास करना है तो आपको एरिक्सन साहब से मिलना ही होगा। तो मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके पास है? उसी के पास है। किसके पास? एरिक्सन महोदय के पास। तो चलिए दोस्तों आज का ये क्वेश्चन आपके लिए काफी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत बार देख रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई कम करते हो, क्योंकि मेरी वीडियो में ये मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा व्यूअर नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी मन करता छोड़ दें, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जो हमारे साथ में पढ़ते हैं, वो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं कि दोस्त सर आप जो है क्वेश्चन बनाते रहिए, आज न कल आपकी सफलता रंग लाएगी। और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए जो पढ़ रहे हैं। तो मैं उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे मोटिवेशन के लिए वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और कहते रहते हैं सर आप बनाते रहिए, कोई देखे ना देखे आपका एक फ्रेंड जरूर देख रहा है। और मैं ये भी देखता हूँ वो बराबर देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं। हम उसको दिल से सलाम कहना चाहते हैं। तो आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं इसका नाम बता ही देता हूँ। वो हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के दौरान काफ़ी हायर रैंक से वो हमारे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बीएड टेस्ट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सबसे ज़्यादा नंबर है उसका, 94 नंबर के लगभग मुझे याद आ रही है। तो सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है विप्लव कुमार सिन्हा, कटिहार के ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जो भी एरिया से हैं आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस प्रकार मेरे दोस्त मुझे इस तरह मोटिवेट करते हैं आप भी मोटिवेट कीजिएगा। तो मैं विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि बराबर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहते हैं। वो भी मैं विप्लव जी से निवेदन करूँगा कि वो भी क्वेश्चन को क्या करे, हमेशा आंसर देते रहे। तो चलिए आते हैं हम आप लोग फील्ड थ्योरी ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्ट लेविन साहब। फील्ड थ्योरी ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? कुर्ट लेविन साहब। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक पुस्तक के लेखक दोस्तों मैंने ये पहले ही दे दिया था, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों यहाँ भी एक क्वेश्चन था शायद, नहीं दोस्त, हाँ हाँ यही दोस्तों देखिए क्वेश्चन है ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक स्किनर साहब हैं। और यहाँ भी आ चुका है दोस्तों फिर दोबारा, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक पुस्तक के लेखक स्किनर साहब हैं। साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? रुडोल्फ गाइकोल। साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? रुडोल्फ गाइकोल साहब हैं। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था का ये यहाँ का, द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक पुस्तक के लेखक स्किनर, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक है रुडोल्फ गाइकोल साहब। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग, आपको देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों मैं तो एक बात कहना भूल गया आपको कि महिला वृद्ध किसान शिक्षक और सेना का सम्मान करेंगे हमेशा, ये आप शपथ ले लीजिए। और बड़े को
बड़े का आशीर्वाद लीजिए, छोटे को प्यार दीजिए, अपने माता-पिता का सेवा कीजिए, बड़े भाई के साथ एक आज्ञाकारिता रूप से पेश आएँ और छोटे के साथ एक अभिभावक के रूप में पेश आएँ। तो दोस्तों जय हिंद, खुश रहिए, मस्ती में रहिए और पढ़ते रहिए। फिर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे हम।